मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको जुलूस की भीड़ की पिछली कुछ कहानियां मेरे साथ सुनने में मजा आया होगा। मैं आज सुनाने जा रही हूँ आपको जुलूस की भीड़ की आखिरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी आजमाइश। गोवा के एक समुद्री गांव का एक मछुआरा परिवार मछली पकड़ने और पर्यटकों को छोटे मोटे सामान व सेवाएं बेचने का काम करता था। साल में कुछ महीने तो पर्यटकों की खूब आवाजाही होती, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाती, लेकिन बाकी महीने घर की हालत ठन ठन गोपाल हो जाती। 30 सालों से घर की आर्थिक स्थिति एक जैसी बनी रही। कुआं खोदो और पानी पियो। पूरा परिवार सुबह से शाम तक लगा रहता, फिर भी बेमुश्किल घर चल पा रहा था। घर का मुखिया जॉन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन समंदर की लहरों से पार पाने की ताकत आज भी उसमें थी। बूढ़ा जॉन अपने बड़े बेटे के साथ मछली मारने का काम करता था। मछुआरों की संस्कृति सहयोग और सहभाग पर आधारित होती है। किसी की नाव के जाल में अधिक या कम मछलियां फंसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अंत में सभी मछुआरों के परिवार आपस में बराबर बराबर बांटते थे। इस सहभाग के पीछे सहयोग की अवधारणा होती थी। समुद्र की लहरों से लड़कर उसमें नाव प्रवेश कराना आसान काम नहीं होता था। लहरें बार बार नाव को किनारे पर धकेल देती हैं। लहरों और नाव के बीच में एक जंग होती है। सागर की लहरों को अहम है कि एक छोटी सी नाव उसके ऊपर कैसे चल सकती है, और मानव के सामूहिक पर्यटन की जिद कि वह बार बार लहरों के विपरीत अपनी नाव को धकेल रहा है, और अंत में सामूहिक हौसले की जीत होती है और नाव लहरों की अटखेलियों के साथ तारतम्य बनकर बीच समंदर में प्रवेश कर जाती है। थोड़ी देर बाद मछुआरे ढेर सारी मछलियां मारकर ले आते हैं और किनारे पर सभी अपनी मछलियां रखकर एक दूसरे में बराबर बांट लेते हैं। और हाँ, साथ ही कुछ मछलियां समंदर के किनारे रहने वाले कुत्तों और कौओं के लिए भी छोड़ दी जाती हैं। सहयोग और सहभाग की ऐसी पारदर्शी संस्कृति आज भी देश के कुछ इलाकों के समुद्री मछुआरों में जिंदा है। जॉन की पूरी जिंदगी समंदर के किनारे अपने गांव में ही बीत गई, जबकि चंद मील दूर शहर और उसके किनारे बीच बदलते रहे। पीटर, जो जॉन का बड़ा बेटा था, उसे अपने क्षेत्र में हो रहे बदलाव की भनक तो लग रही थी, लेकिन उसकी परवरिश भी कुछ ऐसी ही हुई कि वो भी मछली पकड़ने के अलावा ज्यादा कुछ कर ना सका। पीटर बेमुश्किल प्राथमिक शिक्षा ही पूरी कर पाया था। अधेड़ अवस्था में आने के बाद पीटर जीवन की समीक्षा की मनोस्थिति में था। घर की आर्थिक स्थिति वह दशकों से देख रहा था। तंग हाल और उबाऊ जीवन से वह कुछ राहत चाहता था, लेकिन उसे बहुत कुछ रास्ते नहीं दिख पा रहे थे। अपने बेटे डेविड को खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और काबिल बनाऊंगा। इस विचार से पीटर को हो रही मानसिक उलझन से थोड़ी राहत मिली। 10वीं पास करने के बाद डेविड, जो कि पीटर का बेटा और अपने दादा जॉन का लाडला था, उसकी आगे की पढ़ाई खतरे में थी। घर की आर्थिक स्थिति डेविड की आगे की पढ़ाई की गवाही नहीं देती थी। घर में अनिर्णय की स्थिति थी। अंततः पीटर के हस्तक्षेप से डेविड की आगे की पढ़ाई पर निर्णय हुआ, लेकिन इसके बदले में रेस्तरां में पीटर को शाम में नौकरी करनी पड़ी। डेविड घर का पहला लड़का रहा है जो 11वीं तक पहुंच पाया था। उसे राजधानी के एक अच्छी से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश दिलाया गया। वो पढ़ने लिखने में होनहार था और गणित से इंटरमीडिएट कर रहा था। गणित में प्रायिकता उसका प्रिय विषय था। प्रायिकता वह विषय है जिसमें हर चीज के घटित होने की संभावना का आंकलन किया जाता है। राजधानी के बड़े स्कूल में वह पढ़ाई के मामले में दूसरे लड़कों की तुलना से भले ही सुसंगत रहा हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असंगतता 1-2 हफ्ते में ही उसे समझ में आ गई। पूरा शहर जुए के अड्डों यानी कसीनो के विज्ञापनों से पटा पड़ा था। जहाँ देखो वहाँ क्लब, कहीं तो कसीनो के विज्ञापन। डेविड के कुछ धनी दोस्त कसीनो में जाते थे,
उनसे डेविड को पता चला कि वहाँ पैसे दुगने तिगने और कई बार तो 10 गुना भी हो जाते। पूरा का पूरा किस्मत का खेल है वहाँ, और बस थोड़ी सी चाल, राहुल ने डेविड को समझाते हुए कहा। कल मैंने 2000 लगाया और 20,000 लेकर आया, तभी तो आज मैंने कैंटीन में पार्टी दिया था तुम सबको। राहुल अब बहन से ही जा रहा था। इतना सुनकर आयशा एकदम से राहुल के डींग हाँकने पर लगाम लगाते हुए बोली, वो भी तो बता जब तू 10,000 हार कर आया था। देख डेविड, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब कसीनो फसीनो के चक्कर में मत पड़ना। आयशा अब डेविड को सलाह देती हुए बोल रही थी। अरे तुझे पता है आर्यन ने पिछले हफ्ते जो बाइक खरीदी थी, उसके लिए पैसे उसने कसीनो से ही तो जीते थे। राहुल ने आयशा की बात काटने के लिए फिर से बोलना शुरू कर दिया। अब डेविड को कसीनो के समर्थन और विरोध दोनों में ही तर्क मिले थे। डेविड के मन में खलबली सी मच गई थी। वह घर जाते ही इंटरनेट पर कसीनो के नियम और तरीके पढ़ने लगा। उसे ना तो बाइक का शौक था, ना ही पार्टी करने की चाह। वह तो बस अपनी आर्थिक असंगतता को दूर करने की चाह में था। करना क्या है, बस थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखना है, थोड़ा बहुत तो जीता ही जा सकता है। ऐसे ही ख्याल के साथ अब डेविड अपने पापा और दादा के पास पहुंचा। पापा, मुझे कुछ 1000 रुपए दे दीजिए, मैं कसीनो में उससे ज्यादा जीत कर पैसे लाऊंगा। बेवकूफ हो गया है क्या जो तू कसीनो में जाकर जुआ खेलेगा? पीटर डेविड की बात सुनकर उसे डांटने लगा, मगर अब थे तो वो उसके पिता ही, तो आगे उसे सलाह देते हुए बोले, बेटा अभी तुम खूब मन लगाकर पढ़ो, अभी जुए और शराब के चक्कर में मत पड़ो। पापा ये जुआ नहीं है, ये गणित है। हर चीज की एक संभावना होती है, बस उसी संभावना की गणित को पकड़ना होता है। मुझे यह गणित पता है। डेविड शांत चित्त होकर अपने पिता को समझाने लगा, मगर पिता मानने को तैयार ना थे। आखिर में पीटर दुखी मन से बोल उठा, बेटा हमारी गरीबी हटने की भी तो कुछ संभावना रही होगी, उसके बाद भी तो पिछले 30 सालों से हमारी गरीबी ज्यों की त्यों रही, संभावना शून्य भी हो सकती है क्या? इतना सुनकर अपने परिवार की गरीबी को हटाने की संभावना पर डेविड ने घर वालों को समझाना शुरू कर दिया। क्योंकि डेविड अपने घर का सबसे होशियार लड़का था और सबका चहेता भी था, सो घर वाले उसकी बातों पर राजी हो ही गए। निर्णय हुआ कि घर की थोड़ी सी आमदनी को डेविड कसीनो अर्थात जुए में हर हफ्ते लगाएगा। जॉन को अपनी किस्मत पर तो कम ही भरोसा था, लेकिन पोते डेविड की होशियारी पर भरोसा अधिक था। अब पहले रविवार डेविड को 3000 रुपए की नकद रकम अपने घर से मिली। पीटर को कुतूहल भी था और संदेह भी, इसलिए वह डेविड के साथ ही चला गया। डेविड घर से होमवर्क करके गया था। कसीनो का माहौल गजब का था। डेविड और पीटर दोनों ही थोड़ी देर के लिए चकाचौंध में बह गए। फिजाओं में अल्कोहल की खुशबू, उसको बांटती सुंदरियां और जगह जगह हर टेबल पर जुए की बाजी लगवाते सूट बूट पहने कलाकार। दूसरे तल पर युवा नर्तकियों द्वारा पश्चिमी शैली में किया जा रहा नृत्य हो रहा था। डेविड और पीटर दोनों को एक ही ग्लास विस्की परोसी गई। पीटर डेविड को परोसी गई विस्की भी पी जाता है। अधेड़ पीटर को अब नृत्य या नर्तकियां या कहूं कि दोनों ही पसंद आ जाते हैं और वह दूसरे तल पर ही रुक जाता है। पिता पीटर के इशारे पर डेविड जुए वाले तल पर चला आता है। जुए के तल अर्थात कसीनो फ्लोर पर बाजी लगाने के लिए अलग अलग तरह के कई टेबल थे। कई जगह सुंदरियां तो कई जगह सूट बूट पहने स्मार्ट दिख रहे नवयुवक टेबलों पर तैयार थे। कुछ टेबल पर ताश के पत्तों के अलग अलग खेल थे, तो कुछ जगह किस्मत की चक्री घूमती रहती। कुछ जगह कंप्यूटर से खेल खिलाए जा रहे थे, तो कुछ जगह केवल सिक्के उछाल कर। डेविड एक टेबल पर पहुंचा जहां एक चक्री चलाकर बाजी लगाई जा रही थी। 1 से लेकर 36 तक के अंक एक वृत्ताकार चक्री पर अंकित थे। चक्री को एक मशीन द्वारा घुमाया जा रहा था। एक टेबल पर वही अंक अलग अलग तरीके से लिखे थे। चक्री घूमने के दौरान अलग अलग नंबरों पर अपनी बाजी की राशि लगानी होती थी।
अलग अलग रिस्क जोन में अलग अलग जीतने की राशि थी। वह अपनी गर्दन में लटके क्रॉस को चूमकर और पूरे नियम कानून को समझकर 1000 रुपए मीडियम रिस्क जोन में लगाता है। तर्क और आस्था के विचित्र मिश्रण से वह 1000 से 3000 बना चुका था। माहौल ऐसा था कि और लालच आना एक सामान्य बात थी। 6000 बनाने के चक्कर में उसने फिर 2000 रुपए एक अलग नंबर पर लगाए। चक्कर घूमा और ठिठक कर ऐसे नंबर पर रुका जो डेविड द्वारा लगाया गए नंबर से अलग था। इस बार तर्क फेल हो गया और आस्था भी। डेविड के मन में अब भ्रम की स्थिति आ गई थी कि आगे खेला जाए कि नहीं। क्या मुझे उसी नंबर पर फिर से लगाना चाहिए था? लेकिन किसी भी नंबर के फिर से आने की प्रायिकता तो बराबर ही है। क्या पता वो नंबर मेरे लिए भाग्यशाली हो। अब तर्क का आसरा लेकर कसिनो में गया डेविड एक हार से ही भाग्य की शरण में जा घुसा। वह लकी और अनलकी के बारे में सोचते सोचते जेब में 1000 रुपए लेकर उस स्तर पर पहुंचा जहां पर पीटर नृत्य रस का आनंद ले रहा था। बड़ी जल्दी खेल लिए, कितना जीते? पीटर ने डेविड से विस्मय से पूछा। कुछ जीता नहीं और कुछ हारा भी नहीं। पिता की बात सुनकर डेविड उदास होकर जवाब देते हुए बोला। पीटर यह सुनकर बोला, खेले थे ना, पहले 1000 का 3 बनाया, फिर 2 लगाकर 6 बनाने के चक्कर में हार गया। डेविड ने पीटर की बात सुनकर उसे सारी कहानी सुना डाली। यह सुनकर पीटर ने उसे सुझाव देते हुए कहा, फिर क्या करना है अब? घर चला जाए, खाना यही खा ले, लेकिन यहाँ का खाना महंगा है, 500 रुपए का एक प्लेट। डेविड ने पीटर की बात सुनकर उससे कहा, मगर पीटर उसकी बात सुनकर बोला, चलो घर चलो, तुम्हारी माँ ने आज फिश कड़ी बनाई होगी। इतना कहते हुए दोनों कसिनो से बाहर निकल गए। पूरे रास्ते में यही चर्चा चलती रही कि कौन से नंबर पर तुम्हें बाजी लगाना चाहिए था, ज्यादा रिस्क कब लेना है, कितना पैसा लगाना है, अगली बार कब आना है। कसिनो वाले कोई गफला तो नहीं करते हैं ना। अंतिम सवाल आते आते घर आ गया। अंतिम सवाल सोचते सोचते डेविड सो गया। सम विषम संख्या पर दाव लगाना सही है, इसमें संभावना पूरे 50% है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। जितना लगाओ उतना ही वापस, और अगर हार गए तो वो भी गया। 1/3 वाला ठीक रहेगा क्या? पैसा तो तिगना मिलेगा, लेकिन जीतने की संभावना कम है इसमें। सबसे बढ़िया तो वही है जिसमें 20 गुना मिलता है, बस लक साथ दे जाए। लेकिन अगर साथ ना दे तो खाली हाथ। क्यों ना थोड़ा थोड़ा सभी नंबरों पर एक साथ लगाया जाए, लेकिन इसके लिए तो ज्यादा पैसा होना चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? घर में तो इतना नकद है ही नहीं। अगले दिन कक्षा में डेविड इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। 1-2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। डेविड को तो रविवार की छुट्टी रहती, लेकिन पीटर या जॉन के लिए रविवार जैसा कुछ भी नहीं होता था। काम से आराम तभी होता था जबकि समंदर में तूफान आया हो या उसकी आशंका हो और जल पुलिस द्वारा तटीय क्षेत्रों में जाने की मनाही हो। कुछ हफ्ते बाद एक ऐसा संयोग बना जब डेविड, पीटर और जॉन तीनों ही घर पर थे। समुद्री चक्रवात की आशंका के कारण मछुआरों को समंदर में जाने की मनाही थी और डेविड के स्कूल की भी छुट्टी थी। समुद्री तूफान के कई दिन बने रहे जाने के कारण आजीविका पर संकट आ जाता था। 5 दिन हो गए थे और तूफान के खत्म होने की सरकारी सूचना नहीं आई थी, जिसके कारण घर की हालत डामाडोल होने लगी थी। पीटर को अब परिस्थितियों से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। डेविड ने फिर से कसिनो यानी जुए की बात छेड़ दी। अब विपरीत परिस्थितियों में कठिन और प्रभावी निर्णय लिया जा सकते हैं। डेविड ने ऐसा ही कुछ सोचकर कसिनो में जुआ खेलने का राग छेड़ दिया। पापा, अगर ज्यादा पैसा हो और उसे सही से लगाया जाए, एक ही दिन में काफी कुछ जीता जा सकता है। घर में 2 नाव हैं, एक पड़ी रहती है, क्यों ना एक बेच दी जाए और बाद में पैसे जीतने के बाद मोटर बोट लेकर पर्यटकों को समंदर में हम लोग घुमाएंगे। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस खेल के बारे में, और हाँ,
मेरे जमाने में तो जुआ खेलना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता था। आज को तो मुझे पता नहीं कि ये फैशन है या लत, लेकिन बेटा तुम घर की नाव मत बेचो। 30 साल से यही नाव हमारी जीविका रही है, इसको ऐसे बेचना ठीक नहीं। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो और अपना भला बुरा जानते हो। बूढ़े जॉन ने पूरी बात एक ही बार में कह डाली थी। यह सुनकर पीटर फिर से बोला, पापा एक बार किस्मत को आजमाया जाए, क्या पता कुछ अच्छा लिखा हो हमारी किस्मत में, लेकिन रास्ता नहीं पता हो। पीटर उत्साहित होकर बोले जा रहा था। इतना सुन किस्मत की आजमाइश की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। घर की पुरानी नाव बेच दी गई। घर की छोटी मोटी जरूरतों को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। चर्च की दौड़ थोड़ी सी बढ़ा दी गई। डेविड पीटर को अपनी गणित कई बार समझा चुका था, लेकिन हर बार बात संभावना पर आकर फंस जाती। रविवार की शाम को घर से 40,000 नगद लेकर डेविड और पीटर कैसीनो पहुंचे। नोट की गर्मी से उत्साह का आना स्वाभाविक है। इस बार एक एंट्री टिकट स्पेशल वाला खरीदा गया, जिसमें ड्रिंक भी शामिल था। शाम 8 बजे तक दोनों कैसीनो के अलग अलग तलों पर घूमते रहे। हल्के फुल्के नाश्ते का आनंद लेकर वो डांस फ्लोर पर जाकर थोड़ा बहुत हाथ पांव मार रहे थे। हवाओं में अल्कोहल और सिगरेट की मिश्रित खुशबू तैर रही थी। Will you have a drink, sir? एक सुंदरी अचानक आकर उनसे पूछती है। पीटर एक ग्लास हाथ में लेकर वहीं बैठ गया और डेविड को नीचे के जुए वाले तल पर जाने का इशारा कर दिया। कैसीनो संचालक कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। उनका एक ही उद्देश्य होता है, लोग अधिक से अधिक पैसा लगाएं, और यह तभी संभव है जब लोग देर तक खेलें। इसके लिए लोभ के तमाम तरीके उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे एक नियत राशि के ऊपर के कूपन, जिसे चिप्स कहते हैं, की खरीद पर 20% अधिक चिप्स देना। जुआरियों को खेलते समय नाश्ता और अल्कोहल उनको टेबल पर लगातार देते रहना, और जिस टेबल पर भीड़ हो उस पर एक के अधिक सुंदरियां खड़ी कर देना, और सुनियोजित लकी ड्रॉ का परिणाम घोषित करना, जिसमें सभी कैसीनो के प्रतिभागी भाग लेते हैं। एक लोभ का शिकार अब डेविड भी हो गया था। जब एक बार में ही 20,000 नकद लेकर वह 24,000 के चिप्स ले आया। वह चक्री वाली टेबल पर पहुंचा और पहुंचते ही 2,000 की रकम एक नंबर पर रख दिया। किस्मत खुली और उसे सीधे 20,000 मिल गए। अब उसके पास 42,000 की रकम हो गई थी। उसने गले में पड़ा क्रॉस चुमा और 22,000 रुपए सम विषम पर लगा दिए। जीत में उसे उतने ही पैसे मिल गए। किस्मत की टेस्टिंग हो चुकी थी। डेविड आत्मविश्वास से लबरेज था। 20,000 रुपए वह 6 गुना वाले नंबर पर लगाया और हार गया। परीक्षित और प्रमाणित किस्मत इस बार फेल हो गई। 3 बार की बाजी के बाद डेविड के पास लगभग उतने ही बचे थे जितने वह लेकर आया था। वह 3 बाजियों में ही किस्मत की वफा और उसकी बेवफाई दोनों ही देख चुका था। अब उसे किस्मत पर एक क्षण के लिए यकीन तो अगले क्षण के लिए शक होने लगा। वह चुपचाप एक कोने में भीड़ में अकेले बैठकर हल्का फुल्का जलपान करने लगा। थोड़ी देर में नशे में पूरी तरह डूबकर पीटर डेविड के पास पहुंचा। अभी खेल नहीं रहे हो, क्या बात है? खेल लिया, थोड़ा जीता थोड़ा हारा हूँ, अभी सोच रहा हूँ। डेविड ने पीटर की बात सुनकर बोला, खेलो खेलो, खूब खेलो, जीतो हारो और फिर जीतो, सब कुछ जीत लो। हम लोग आज अपनी किस्मत से 2-2 हाथ करने आए हैं। आज कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी मौका नहीं आएगा। मेरे पास भी 10,000 हैं, ये भी लो, लगा दो 50,000 और जीत डालो लाखों रुपए। खेलो खेलो। डेविड पैसे लेकर फिर उसी टेबल पर पहुंचा। वह खेलने लगा। वह किस्मत पर ना तो पूरा भरोसा कर पा रहा था और ना ही उसे झुटलाना चाह रहा था। तर्क को आधार मानकर वह अलग अलग संयोजन करके खेलना शुरू किया। रात के 3 बजे तक डेविड धैर्य से खेलता रहा। जीत और हार के बीच वह 50,000 का 1 लाख बना चुका था। अब कैसीनो संचालक के लिए कोई इतने पैसे ले जाए, कष्ट की बात होती है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि खेल जारी रहे। डेविड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
संचालक ने डेविड को लुभाया कि उसे एक बदले 1.25 लाख के चिप्स मिल जाएंगे। बरसते वह और खेले। डेविड सिर्फ 50,000 ही लगाना चाहता था। डेविड तो नहीं, लेकिन पीटर संचालक के झांसे में आ गया और पूरे लाख की बाजी लगाने को तैयार हो गया। और पिता के आग्रह को डेविड मना नहीं कर पाया। 1.25 लाख की चिप्स चक्री वाली टेबल के पास लेकर बाप बेटे बैठ गए। रात भर जागे होने के कारण डेविड का ध्यान अब भंग हो गया था। पीटर ने बोला कि हम लोग एक साथ पैसा लगाएंगे। धीरे धीरे अब जीवन में खेलने से कुछ ना होगा। सबसे ज्यादा पैसा जिस भाग से मिले उसी पर पूरे पैसे एक साथ लगाओ। डेविड ने बहुत विरोध किया, लेकिन पीटर आज किस्मत से 2-2 हाथ करने को उद्यत था। वह पूरे 1.25 लाख एक साथ हाई रिस्क में लगाता है ताकि वह पूरे 25 लाख लेकर घर जा सके। दोनों बाप बेटे आंख बंद करके अपने क्रॉस को होठों पर रख लेते हैं। चक्री घुमाई जाती है। चक्री में रखी गेंद अलग अलग प्रतिभागियों की किस्मत पर उछल कूद कर रही है। हर प्रतिभागी आंख बंद किए कभी राजा तो कभी फकीर के सपने देखे जा रहा है। डेविड ने 11 की संख्या को चयनित किया था। अब गेंद कई बार 11 पर उछल कूद कर चुकी थी। चक्री की गति धीरे धीरे कम होती है। सभी प्रतिभागियों की धड़कनें थोड़ी देर के लिए थम सी जाती हैं। धीरे धीरे गेंद 11 संख्या की तरफ छिटकती है। पीटर के चेहरे पर खुशी की एक रेखा बनती है, लेकिन डेविड अब भी उदासीन रहता है। लगा कि गेंद 11 पर रुकी, लेकिन वह फिसल कर 12 नंबर पर रुक जाती है। गेंद की एक फिसलन किस्मत को बहुत दूर छिटका चुकी थी। पीटर यह देखकर वहीं जमीन पर लेट जाता है। डेविड जो अधर नींद्रा में था उसे संभालता है और समझाता है, पापा हम लोग को एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए था। किस्मत की एक साथ आजमाइश ठीक नहीं, धीरे धीरे ही आजमाना होगा किस्मत को। अबे चुप, धीरे धीरे ही तो सब कुछ चल ही रहा था। एक बदलाव की ही तो छटपटाहट थी। अब चल धीरे धीरे तू भी सीख ले मछली मारना। एक ही नाव है अब। कल से ही शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद तू भी अब समंदर चल। पीटर गुस्से में चिल्लाते हुए डेविड से बोला। और अब उसके बाद क्या? हाथ झाड़ कर चले जुआरी। बस अड्डे पहुंचकर दोनों अपने गांव को जाने वाली बस की प्रतीक्षा करने लगे। इसी के साथ यह कहानी आजमाइश खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी मेरे साथ सुनने में मजा आया होगा। देखा आपने कैसे किस्मत को आजमाने के चक्कर में जो पाया था वो गवा बैठे। उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर इन पात्रों में कहीं ना कहीं तो अपनी छवि या किसी अपने आसपास की छवि तो पाई ही होगी। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, कई बार लालच में आकर पूरे पैसे ही डुबो डालते हैं, है ना? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थी जुलूस की भीड़ की आखिरी कहानी, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने, और इसे सुना आपने मेरे यानी गरिमा के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सुनते रहिए बुक ऑडियो की बाकी की कहानियां। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।